हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंधन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपके बीच हम उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमें खेद है कि मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाने में असमर्थ रहा, लेकिन हाँ, अब सिलसिला फिर से वो हमारी सफलता का कारवां चलता रहेगा। तो चलिए, आइए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। उस सेशन में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के ज प्रक्रम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। क्या पढ़ना है भैया? जीव विज्ञान। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है भैया? तो जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम जैव प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे भैया? जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ना भैया? लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम की बात करते हैं। क्या है जैव प्रक्रम, क्यों जरूरी है जैव प्रक्रम, और क्या होता है जैव प्रक्रम से, इन सभी पे चर्चा करेंगे हम। बस निवेदन कि मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें ताकि आपको अच्छा और स्पष्ट विजुअल दिखाई दे, आपकी सफलता सुनिश्चित होने में कोई रुकावट ना आए। प्रयास मेरा, मेहनत आपकी, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हम उसी शीशे की तलाश कर रहे हैं आपके बीच, तो ताकि आप कभी टूटे ना। तो चलिए आइए बात कर लें हम जैव प्रक्रम की। क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम के विषय में समझें अगर, तो देखो, कोई भी जीव होगा ना, कोई भी जीव होगा, उस जीव की क्या होगी? एक बॉडी होगी, शरीर होगा। इस शरीर में, इस शरीर के वो क्या करेगा? इस शरीर का अनुरक्षण, इस शरीर का अनुरक्षण, कोई भी जीव होगा, उस जीव के पास एक शरीर होगी, एक बॉडी होगी, उस बॉडी को उसको अनुरक्षण करने के लिए, अच्छा, वो अनुरक्षण हम अपने शरीर के अनुरक्षण 5 प्रकारों से कर सकते हैं। जैसा पोषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा ना, विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, और भैया पोषण, श्वसन, विसरण और परिवहन, उत्सर्जन। पहले समझना, कोई भी जीव होगा वो अपने शरीर का क्या करेगा? अनुरक्षण। अनुरक्षण करने के लिए, अनुरक्षण किस किस रूप में कर सकता है? पोषण के रूप में करेगा, श्वसन के रूप में करेगा, विसरण के रूप में, परिवहन के रूप में, उत्सर्जन के रूप में। कहने का मतलब कि मैं एक जीव हूँ, मैं खाना खाऊंगा, मेरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, श्वसन करूंगा, माइक्रोकांडिया में दहन की क्रिया होगी, ऊर्जा मिलेगी। विसरण, विसरण जो होते हैं ये एक कोश की जीव करते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका सीधे वायुमंडल के संपर्क में आती है, ये जटिल नहीं होते हैं। हम बहुकोश की जीव हैं, हमारी संरचनाएं जटिल हैं, हमारी कोशिका सीधे वायुमंडल के संपर्क में नहीं आ सकती। हालांकि वो एक कोश की जीव है, जीव तो है ना। आगे बात कर ले हम परिवहन की। तो वो जो खाए पिए हो, डाइजेस्ट हुआ है, वो पोषक तत्व तो हर कोशिका के पास पहुंचना चाहिए ना। आप मामा के घर जाना चाहते हो तो रोडवेज वगैरह का प्रयोग करोगे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो परिवहन, सब कुछ खाया पिया जो शरीर में अपशिष्ट यानी कि जो टॉक्सिन या विषाक्त पदार्थ बचे हैं, क्या करोगे रख के ना। जैसे हमारे घरों में कूड़ा निकल जाता है तो उस कूड़े को हम घर पे रखते नहीं, बाहर फेंक देते हैं अपशिष्ट पदार्थ बोल करके। तो फिर उत्सर्जन होना चाहिए, उत्सर्जन नहीं होगा तो बीमारी हमारे शरीर में रह जाएगी। तो ये इतनी प्रोग्राम करने के बाद हमारे शरीर को अनुरक्षण मिलता है, और वो ही शरीर यानी कि किसी भी जीव के शरीर को अनुरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात एक भाषा में लिखें इसका,
समझ में आ गया? किसी भी जीव के शरीर को अनुरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को अनुरक्षण कहते हैं। तो लिखें, तो अगर आप इनकी परिभाषा लिखें तो बड़ा सिंपल सी एक परिभाषा बन जाएगी। क्या? किसी भी जीव की, किसी भी जीवों के शरीर के अनुरक्षण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। यहां से नोट करके रखना, किसी भी जीव के शरीर के अनुरक्षण के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं को प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ये अनुरक्षण, ये लिखा मैंने, देखो यहाँ पे लिखा है अनुरक्षण। अनुरक्षण से आपसे पूछा अनुरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मिटाऊं जरा मैं यहाँ से, और मिटाने के बाद फिर से लिखूं इसे, तो आप जरा देखना अनुरक्षण के बाद कितने प्रक्रियाओं की बात करते हैं। अनुरक्षण कितने प्रकार से हो सकता है? जीवों का पोषण के बाद श्वसन के बाद विसरण, और विसरण के बाद परिवहन के बाद क्या होगा भैया? परिवहन के बाद उत्सर्जन। परिवहन के बाद क्या? उत्सर्जन। हमें किसी भी शरीर को, यानी कि अपने शरीर को प्रोटेक्शन देना है तो ये सभी काम करना होगा। खाएंगे पिएंगे, डाइजेस्ट होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, श्वसन करेंगे तो वो जो छोटे छोटे मतलब कार्बोहाइड्रेट के छोटे पार्टिकल से ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन्स यानी कि अमीनो अम्ल से ऊर्जा, अमीनो अम्ल निर्माण का काम करेगा। वसी अम्ल ये भी ऊर्जा ही देता है। तो विसरण, याद रखना विसरण क्या है, इनके बारे में समझ लेना। विसरण एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीवों में ना, बहुकोशिकीय जीवों में क्यों नहीं होता? याद रखना, आपसे अगर पूछ ले बहुकोशिकीय में क्यों नहीं होता, बहुकोशिकीय जीवों में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वायुमंडल के संपर्क में सीधे नहीं आ पाते हैं। और वो सीधे कौन नहीं आ पाता? कोशिका इनकी ना। आपसे अगर पूछ ले कि बहुकोशिकीय जीव विसरण क्या है? विसरण का मतलब हो गया कि जो आपको न्यूट्रिशंस लेना है वो आपकी सतह पर हो, पाचन क्रिया आप अंतःग्रहण ना हो, पाचन क्रिया वाय हो, बाहर हो, तो ऐसा है नहीं ना, संभव ही नहीं है ना। हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, हमारी पाचन क्रियाएं पेट में होती हैं। आप जानवरों को देखो, उनकी पाचन क्रियाएं पेट में होती हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं यार जिनकी पाचन क्रियाएं उनके शरीर से बाहर होती है, जैसे कवक, वो अपने अपने फूड को डाइजेस्ट करता है अपनी आवरण पे, फिर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है फिर उसका अवशोषण करता है। वो उनकी सतह जो होती है वायुमंडल के सीधे संपर्क में रहती है। बाकी बहुकोशिकीय इनकी संरचनाएं क्या होती है? पहली बात तो बहुकोशिकीय इनकी संरचनाएं जटिल होंगी, वायुमंडल में संपर्क में नहीं आ पाते, इसलिए ये सीधे नहीं आ पाते हैं। कौन? उनकी कोशिकाएं सीधे संपर्क में नहीं आ पाती, इसलिए विसरण की क्रिया सिर्फ एक कोशिकीय जीव में होती है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो यहाँ से उत्तर आप दे सकते हैं। तो आशा है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोषण पे, फिर श्वसन। विसरण तो बता दिया, परिवहन, परिसंचरण तंत्र हमारा सिलेबस में ही है, चैप्टर है। उत्सर्जन तंत्र हमारे
चैप्टर में ही है, हमें पढ़ना है एक एक को, सभी को। बात आगे करें, आपसे पूछे अनुरक्षण के लिए कितने उपागम की आवश्यकता होती है, तो कितने? 5। पोषण, श्वसन, विसरण, परिवहन और उत्सर्जन। अब बात कर लें हम अगर यहीं पे, भैया ये पोषण क्या है ना, तो इनको मिटाता हूं, बात करता हूं पोषण पे, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे पोषण क्या है, तो इनके बारे में जरा सुनना समझना। पोषण कहते किसे हैं, क्या है पोषण ना, क्यों जरूरी है हमारे लिए पोषण। तो अगर हमसे पूछे भैया पोषण, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण की बात करें, देखो सीधी बात जानो, पोषण, पोषण का मतलब भोजन में पोषक तत्व पाया जाता है। वह पोषक तत्व रासायनिक रूप से हमें ऊर्जा देता है, और वो रासायनिक रूप से ऊर्जा भी देता है और हमारे शरीर निर्माण यानी कोशिका के निर्माण में मदद भी करता है। तो पोषण, तो सीधी बात अगर इनकी बात करें तो पोषण क्या है, तो पोषण भोजन में ना, भोजन में उपस्थित उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त किया जाता है। भोजन में उपस्थित पोषण, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त किया जाता है, जो जीवों के शरीर को रासायनिक रूप से ऊर्जा तथा तथा निर्माण रासायनिक रूप से ऊर्जा कामा निर्माण तथा रोधी पदार्थों के रूप में सुरक्षा प्रदान कराती हैं। बात समझ में आई? पोषण भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त किया जाता है, जो किसी भी जीव के शरीर को रासायनिक रूप से ऊर्जा निर्माण तथा रोधी पदार्थों के रूप में सुरक्षा प्रदान कराती हैं। और एक परिभाषा सीधे भी लिख सकते हो आप, ये जो पोषण है ना, पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त किया जाता है। पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त किया जाता है। तो बात समझ में आई? पोषण भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त किया जाता है, जो जीवों के शरीर को रासायनिक रूप से ऊर्जा निर्माण तथा रोधी पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जैसे देखो हम क्या लेते हैं भैया, आपसे पूछूं मैं खाना क्या खाते हो, तो आप तुरंत बताओगे दाल चावल रोटी सब्जी, ये फल जूस, ये दूध अंडे मांस मछली, इन सब का हम सेवन करते हैं ना। लेकिन हमारे शरीर को ये समझ में नहीं आता कि आपने दाल खाया है कि आपने चावल खाया है ना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को समझ में आता है कि हाँ, आपने ग्लूकोज लिया, आपने अमीनो एसिड ली, आपने वसी अम्ल लिया, आपने खनिज या विटामिन ली कि नहीं ली, बस ये समझ में आता है। लेकिन फिलहाल हम प्रयोग किसका करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट
ये इस कार्बोहाइड्रेट ये भोजन का बहुत बड़ा पार्टिकल होता है, यानी कि ये ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनको तोड़ा जाता है स्टार्च में, और फिर स्टार्च से इनको बदला जाता है मंड में, और फिर मंड से बदल करके इनको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और ये ग्लूकोज का मतलब हो गया कि ये छोटे छोटे ऐसे बहुत छोटे छोटे कण। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा कण होता है, यानी कि जो भोजन का बहुत बड़ा पार्टिकल्स होगा वो कार्बोहाइड्रेट, उसे एंजाइम की सहायता से स्टार्च मंड या फिर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है या मंड है, सब टूट किस में जाएंगे, ग्लूकोज में। आपने चाहे कार्बोहाइड्रेट लिया, चाहे स्टार्च के रूप में लिया, चाहे मंड के रूप में लिया, सबको बदलना क्या है, शरीर में जाके ग्लूकोज ही बनना है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा कौन सा पोषक तत्व लेते हैं हम आप, तो बात कर लें हम प्रोटीन की। बात समझ रहे हैं? तो प्रोटीन प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल ये भी एंजाइम की सहायता से ही बदलता है। वसा खाते हम, वसा वसा बदल जाता है वसी अम्ल में ना। बाकी बात करें हम विटामिन, विटामिन विटामिन और खनिज लवण। तो याद रखना, विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता, इनका होता है अवशोषण, यानी कि ये उसी फॉर्म में जाते हैं जिस फॉर्म में शरीर को रिक्वायरमेंट होती है ना। अब कहोगे सर विटामिन मतलब ये खनिज लवण का मतलब क्या हो गया, जैसे आप आयरन लेते हो, कैल्शियम लेते हो ना, आयोडीन लेते हो, ये सब क्या है, खनिज लवण है। बाकी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, विटामिन बी भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये सब हम सेवन करते हैं, हमारे शरीर को अनुरक्षण प्रदान कराने का काम करते हैं ये सभी। तो बात समझ गए। हमने खाया क्या, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा पार्ट, प्रोटीन खाया, वसा खाई हमने, विटामिन और खनिज लवण। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा भैया, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदलेगा, एमिनो अम्ल में बदलेगा। और ये वसा किस में बदल जाएगी, वसी अम्ल में। अब आपसे, आप देखो लिखा क्या है हम लोगों ने, इसमें लिखा है रासायनिक रूप से ऊर्जा। तो हमें ये कार्बोहाइड्रेट जो है यानी कि ग्लूकोज, ये हमें भैया कैसे देते हैं, तो तत्काल ऊर्जा देता है। क्या देता है भैया, तत्काल ऊर्जा। ये तुरंत, यानी कि हमें जैसे लगे कि हम कभी थक गए हैं और हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए, या फिर ऐसे लगे कि हमारी शरीर बिल्कुल थक चुकी है, अब चलने में हम असमर्थ हैं, तो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है ऊर्जा की, तो तुरंत आप ग्लूकोज का फॉर्म लीजिए। मतलब ग्लूकोज का मतलब कुछ ऐसा लीजिए जैसे मीठा, मिठाई खाइए, चीनी खाइए, बिस्किट खाइए। हाँ, अगर बिस्किट में पार्ले जी मिल जाता है तो उसमें कूट कूट कर भरा होता है ग्लूकोज। बात समझ रहे हैं ना। तो बाकी चीनी खाइए, अगर आपको कभी चक्कर आ रहा है तो तुरंत आप क्या खा लीजिए, चीनी खाइए, चक्कर कुछ देर समय के बाद बंद हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। फल खा लीजिए, तत्काल ऊर्जा मिल जाएगी ना। तो आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, तो तत्काल ऊर्जा देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो दिया ना रासायनिक रूप से ऊर्जा। बाकी बात करें प्रोटीन, इसमें देखो आपने लिखा है निर्माण। तो निर्माण का काम कौन करता है, यानी कि कोशिकाओं का रिपेयर, कारीगर। घरों को कौन बनाता है, कारीगर। तो हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं को, जैसे आपको चोट लग गई और जख्म ज्यादा हो गया तो फिर धीरे धीरे वो गड्ढे भर जाते हैं, तो वहां पे कौन काम करता है ज्यादा, तो प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोशिका निर्माण, कोशिका निर्माण। निर्माण का काम कौन सा पोषक तत्व करता है, अगर पूछे तो निर्माण का काम प्रोटीन करता है। यहां तक बात समझ में आई। आगे बात करें, ये वसा, वसा भी, वसा हमें, वसा के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये सर्वाधिक ऊर्जा देती है भैया, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है।
कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा देती है, त्वरित तुरंत देती है, तत्कालिक ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसी अम्ल, यानी कि वसा। तो आपसे पूछे सर्वाधिक ऊर्जा देने वाले कौन से पोषक तत्व हैं, तो कौन से पोषक तत्व? वसा, ये सर्वाधिक ऊर्जा देता है। हाँ, निर्माण कार्य में भी सहायक होता है, ये निर्माण कार्य में सहायक, लेकिन बस कितना? सिर्फ 1%। बाकी वो, और जब हम बात समझ रहे हैं, त्वरित ऊर्जा देता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। वसा क्या करता है भाई? सर्वाधिक ऊर्जा देने का काम करता है। बाकी विटामिन, एक शब्द और लिखा है हमने यहाँ पे, रोधी पदार्थ। रोधी पदार्थ का मतलब हो गया कि जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान कराते हैं, वो विटामिन और खनिज लवण, इन दोनों के ये अवशोषण होते हैं। इनका क्या पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है, इनका पाचन होता है। तो ये क्या है भैया? ये दोनों हैं रोधी पदार्थ। क्या है? रोधी पदार्थ। जो काम क्या है? तो काम है रोगों से सुरक्षा प्रदान कराना, रोगों से सुरक्षा प्रदान कराना। बात समझ में यहां तक आई? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें। पोषण भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त किया जाता है, जो जीवों के शरीर को रासायनिक रूप से ऊर्जा, निर्माण, रोधी पदार्थ या सुरक्षा प्रदान कराती है। तो मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट खाओगे, स्टार्च या मंड, ये सब बन जाएगा ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो में, यानी कि हमारे शरीर को एमिनो अम्ल ही समझ में आएगा, ना कि प्रोटीन। वसा, हमारे शरीर को वसी अम्ल ही समझ में आएगा, ना कि वसा। वसा का मतलब फैट ही, जिसे आप कहते हो ना, या फिर इन्हें हम लिपिड भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? विटामिन्स, इनका पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है। खनिज लवण, पाचन नहीं होता, अवशोषण होता। अभी हम पढ़ेंगे ना कि पाचन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता, अंतःग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण, ये भी पढ़ेंगे हम। चले आगे बात करें, मिटा इनको। तो ये आप क्या बताओगे? ये तत्काल ऊर्जा देता है। ये प्रोटीन निर्माण में, वसा भी 1% निर्माण कार्य में सहायक करती है। बाकी सर्वाधिक ऊर्जा देने का काम वसा का है। तो आगे बात करें हम, ये आप बात कर ले हम भैया पोषण के प्रकार की, ये कितने प्रकार के होते हैं पोषण। तो आइए आगे बात करते हैं पोषण के प्रकार के। ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बात कर लेते हैं हम पोषण मुख्यतः। चलो, एक होता है स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। एक होता है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण भी कई प्रकार के होते हैं, आप नोट कर सकते हैं, जैसे परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी ना। आगे बात करें, परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं, आंशिक और पूर्ण परजीवी। आंशिक और पूर्ण परजीवी, परजीवी, आंशिक, परजीवी। बस समझ रहे? बाकी बात कर लें स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, आप स्वपोषी पोषण या फिर स्वपोषी किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो सिंपल से इनकी परिभाषा क्या है? जो अपना भोजन स्वपोषी पोषण की बात करें, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं या स्वयं बनाते हैं, ऐसे नहीं। चलो, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जैसे, अच्छा देखो, मैं अपना खाना अगर स्वयं बनाऊं तो मैं क्या स्वपोषी हूं? मैं अपना मतलब अपने खाने के लिए दाल चावल बना लूं, सब्जी रोटी बना लूं, या फिर खीर बना लूं, या फिर मिठाई वगैरह बना लूं, तो क्या मैं स्वपोषी हो जाऊंगा क्या? नहीं। यहाँ पे ये स्वपोषी कहने का मतलब नहीं कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले। हम भी वो दाल चावल चीनी वगैरह पे तो डिपेंड है, वो भी कहीं और से आ रहा है, मतलब वो किसी पर निर्भर ना हो, जो किसी पर निर्भर ना हो और अपना भोजन स्वयं बनाए। वो जो अपना भोजन स्वयं जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, निर्माण स्वयं करते हैं। और एक सेंटेंस जोड़ लो आप, और शुद्ध हो जाएगा। करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। उसे उसे क्या कहते हो भैया? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी कहते हैं। बात यहाँ तक आपको समझ में आई? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और याद रखना, ये स्वपोषी जो होंगे, इनके बात करें भाई उदाहरण की, इनके उदाहरण कौन से हैं, इनका उदाहरण पूछे आपसे तो हमेशा याद रखना, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे के बाद नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं ना। और जब ये अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं भैया? वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, पहले हम वो समीकरण को लिखते हैं ताकि आप समीकरण से बहुत आसानी से इसको वेरीफाई कर सकें क्या होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। ठीक है, चलिए देखिएगा, ताकि आप परिभाषा बहुत आसानी से लिख सकें। कार्बन के 6 अणु, जल के 12 अणु। ठीक भैया, ये अवक्रिया दर्शा रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा भाई प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में, पर्णहरित, या कहीं कहीं पे लिखा होगा ना। बनेगा क्या? तो बनेगा भैया C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O, वो भी कितना? 6। और ये क्या रिड्यूस हो रहा है? तो ऑक्सीजन। बात समझ गए? क्या बनेगा भाई? कार्बन के 6 अणु, जल के 12 अणु, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करते हैं। इसमें जल का वाष्पन हो जाता है। ये बना क्या है? C6H12O6, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हो। कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट ना। और ये ऑक्सीजन, ये जल। तो देखो लिखोगे कैसे परिभाषा, या पूछे आपसे प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड
जल सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जो जो लिखा गया है उसी को लिख दो आप, और कुछ नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उनका भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन। तो बात समझ गए? अगर एक लाइन में लिखोगे क्या? प्रकाश संश्लेषण। फिर से एक बार देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं तथा जल और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लिखूं मैं इसकी परिभाषा? तो देखो जरा, लिखता हूं मैं इसकी परिभाषा। क्या लिखूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा मिटा के लिखूं तो ज्यादा अच्छा, ठीक चलो। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, क्या भैया? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, जल का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? या फिर हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि बस मूविंग को देखते रहो कि क्या कैसे है, इसके समीकरण से ही आप बहुत आसानी से इनकी परिभाषाएं लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें ये प्रकाश संश्लेषण, आगे क्या प्रश्न पूछता है उस पर चर्चा करते हैं। हम आपसे कैसा प्रश्न पूछेगा, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। आगे क्या पूछेगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, और आपसे देखो अभी इसको नहीं मिटा रहे हैं, क्या क्या पूछेगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, इसी में देखकर आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो इस पे हम चर्चा करते हैं। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त ना कच्चा माल क्या है? प्रकाश संश्लेषण की जब घटना होती है तो उनमें प्रयुक्त कच्चा माल कौन कौन सा है? तो जब भी आपसे कच्चा माल पूछे तो यानी कि जैसे खाना बनाने के पहले आटा कच्चा, चावल कच्चा, दाल कच्ची पक गई तो आटा रोटी में बदल जाता है, तो रोटी क्या है? पक गया, कच्चा माल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है ना। सब्जी कच्ची है, पक गई तो पकी सब्जी, तो वही कच्चा माल इसमें क्या है? तो देखो ना, ये कच्चा माल कौन कौन सा इसमें प्रयुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल ना। तो लिखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है? H2O कच्चा माल,
सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और क्या? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये क्या है भाई? ये कच्चे माल है। बाकी और कच्चा माल इसमें खनिज लवण भी तो प्रयुक्त होता है ना, तो लिख लो भाई खनिज लवण। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कौन कौन से कच्चे माल होते हैं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कच्चे माल कौन कौन से हैं देख लिया आपने। अब पूछेगा, ये अगला प्रश्न पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मतलब ये जो कच्चा माल प्रयुक्त किया है इनका स्रोत कहाँ से है? स्रोत, ये जो कच्चा माल आया है कहाँ से मिला, वही पूछ रहा है। ये स्रोत इनका कहाँ से पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कच्चे माल, तो ये बताना है इनका स्रोत कहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है भैया? तो वायुमंडल से। कहाँ से मिलेगा? वायुमंडल से। जल कहाँ से मिलता है? तो भूमि से। कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से ना। भूमि से किसकी सहायता से? जड़ के द्वारा। बात समझ रहे हैं? स्रोत, सूर्य का प्रकाश, तो ये तो आप तो वैसे ही जानते हैं कहाँ से मिलेगा, इसका स्रोत सूर्य ही है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ से मिलती भाई? पत्तियों से ना। और किसके सहायता से? तो रंध्र की सहायता से। पत्तियों से रंध्र की सहायता से। बाकी खनिज लवण ये भी कहाँ से आएगा? भूमि से। किसके द्वारा? जड़ द्वारा। तो बात समझ में आई। ये कच्चे माल कहाँ से मतलब ये कच्चा माल कौन कौन सा है प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कच्चे माल का स्रोत कहाँ कहाँ से है, ये देख लिया आपने। ये कच्चा माल, ये भी कच्चा माल कहाँ से मिला? ये भी कच्चा माल, ये भी तो जहां से मिला ये लिख दिया गया। अब बाकी पूछे आपसे कौन किसमें बदल जाता है ना, किसका अपचयन होता है और किसका विघटन होता है, इनकी बात पूछेगा आपसे। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछे अपचयन किसका हो जाता है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो किसका अपचयन होता है? अपचयन, अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन होगा वो बदल जाएगा किसमें भैया? तो बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट में। किसमें बदल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि C6H12O6 में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है? तो क्या बताओगे भैया? तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। बाकी विघटन किसका होता है? तो जब पूछे तो विघटन होता है भैया जल का। किसका? जल का। ये विघटित हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो आपसे पूछे विघटन होता है इनका, विघटन किसका होता है? जल का। किसमें टूटते हैं? एक टूट जाता है हाइड्रोजन के फॉर्म में, एक टूट जाता है ऑक्सीजन के फॉर्म में। इससे ज्यादा इसमें आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो यहां तक बात समझ में आई। आगे बात करें, यहाँ पे देखो लिखा है रंध्र। क्या लिखा है मैंने? रंध्र लिखा है। अब इनको मिटा दें, चलो नहीं मिटाते नहीं है, यहीं पे बताते हैं रंध्र की बात। तो पत्तियों में अगर आप इनकी परिभाषा लिखो तो जरा देखना गौर से, मार्कर को मूविंग देखना। रंध्र क्या है? तो पत्तियों में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खुला रंध्र,
और एक होता है बंद रंध्र ना। तो यहां तक आप बात नोट करके रखें। एक क्या होता है भैया खुला रंध्र, एक क्या होता है बंद रंध्र। और इन रंध्रों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो एक तो जान गया ना पत्तियों में, मतलब क्लोरोफिल रंध्रों की सहायता से। आपसे पूछे पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल रंध्रों से, रंध्रों का कार्य अगर आपसे पूछ ले, रंध्रों का कार्य क्या है, क्या पूछे रंध्र का कार्य क्या है, तो रंध्र दो काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। पहला काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान। क्या करते हैं भैया, गैसों का आदान प्रदान। और दूसरा काम क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्या भैया, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं ये, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, सॉरी, ये वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन जल का होता है, जल यहाँ पे निकला है ना, ये तो दिखता नहीं है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेने और देने का काम कौन कराता है, तो पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र होता है वो कराते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं, दो प्रकार के, खुला और बंद रंध्र। पत्तियों से प्राप्त होता है क्लोरोफिल, और इनमें रंध्र क्या करती हैं, सहायता करती हैं किसका, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पन का। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक का ये सेशन समझ में आया होगा। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़ी हैं, वहां से जाकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। नोट्स भी बनाते रहिए, साथ साथ में जिस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे बनाते चलिए। जब टेलीग्राम पे पेपर को प्रोसीड किया जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना आता है। तो आशा है कि आप इस देश के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।